हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। हाजिर हैं एक और पॉडकास्ट में रोहित वर्मा के साथ। रोहित वर्मा जो गूगल में अभी काम करते हैं और काफ़ी सारे इंटरव्यू लेने का उन्हें एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो रोहित, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। तो अब तो रोहित, सर रेगुलर ही हम मिल लोग रहे हैं हम लोग तो। रेगुलर ही मिल रहे हैं और हम लोग काफ़ी सारी पॉडकास्ट कर चुके हैं और लोगों को बड़ा मज़ा भी आ रहा है इन पॉडकास्ट में, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि क्यों ना एक पॉडकास्ट ऐसी की जाए जो जी इंटरव्यू से रिलेटेड हो। अब क्या होता है ना कि आपने 1000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं, ठीक है। जी जी। आपने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपने फैंग कंपनी के इंटरव्यू निकाले भी हैं और फैंग बिल्कुल कंपनी के लिए इंटरव्यूज़ लिए भी हैं। तो आपको बिल्कुल दोनों साइड, टेबल के दोनों साइड बैठने का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो बिल्कुल। हम लोग सुनते हैं कि भाई टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देना है, बड़ा डिफिकल्ट सा माहौल है। तो हम्म, एग्जैक्टली हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसा अच्छा। होता होगा इंटरव्यू का माहौल और कैसे हम हाँ, डील करते होंगे उस समय में। तो आज इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। तो करते हैं मैं बिल्कुल। कैसे करूँगा ना कि मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। आप उस सवाल से कैसे डील करते हो। देखो, यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि वो सवाल क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है उतने टाइम पे, ऐसा भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ कि कोई भी ऐसा सवाल आता है, तगड़ा सवाल आता है, अब उसको डील कैसे करना है, तो ठीक है। इस बारे में हम लोग बात करें। तो बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि एक स्क्रीन आप शेयर कर लें और मैं दर्शकों को वो दिखा देता हूँ। मैं आपको सवाल बोलूँगा, आप उस पर लिख लीजिएगा सवाल, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, मैं, ऐसा ही होता है इंटरव्यू में भी एक्चुअली कि अच्छा, इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन बताता है और आप समझते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए, मैं ये स्क्रीन शेयर करी और ठीक है, अभी आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं और मुझे आपकी स्क्रीन भी दिख रही है। तो यहाँ मैंने पर लिखा है आपने हेरो हेलो फ्रेंड। लिखा है, हेलो फ्रेंड लिखा है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब जी देखिए, सवाल ऐसा है कि मैं आपको सीक्वेंस ऑफ डेटा दे रहा हूँ, नंबर्स दे रहा हूँ। जी। हमने बचपन में काफ़ी सारे सवाल किए होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो बिल्कुल। पहला पहला टर्म है वन। ओके। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहला टर्म है वन। ठीक है। वन। सेकेंड टर्म है वन वन, 11। वन। ठीक है। ठीक है। थर्ड टर्म है टू वन। टू वन। हाँ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज जा रही है तो। जी। अभी इंटरेस्टिंग अब आएगी क्योंकि अब चौथा टर्म जो है वो है वन टू वन वन। वन टू वन वन। अरे, तो दो कैरेक्टर से चार कैरेक्टर की स्ट्रिंग हो गई। चार सर, पे आ गया। एक और कैरेक्टर, एक और स्ट्रिंग बता पाएंगे? मैं अभी इसमें पैटर्न फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टर्म होगा हाँ। वन वन वन, 3 बार वन लिखा, उसके बाद ठीक। टू टू, 2 बार टू लिखा है, उसके बाद वन। वन। अच्छा। ठीक है। अभी क्या आप इसमें नेक्स्ट टर्म बता पाएंगे जी। इस सिचुएशन में। हाँ, थोड़ा सा एक दो बार वापस सारे टर्म्स को देखना पड़ेगा। तो पहला वाला मेरा नंबर वन है। ठीक है, इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरा जो नंबर है मेरा वन वन है। तो वन वन है, मतलब वन वन है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। तो 21 आ गया। हम्म, 21 आ गया। तो अगर मैं इसको और एनालाइज करूं, फिर अगला टर्म मेरा वन टू है और वन वन है। मैं देख रहा हूं कि जो पूरा पिछले वाले जो नंबर्स हैं, मैं ये देख पा रहा हूं कि जो पिछले वाले नंबर्स हैं, हम्म। समहाउ उनसे कुछ ना कुछ रिलेशन है। कि जो पिछले वाला जो टर्म है, उस टर्म के नंबर्स इस नए वाले टर्म में रिपीट हो रहे हैं हमेशा। मैं देख रहा हूं कि जो वन वन था, ऐसा नहीं था कि उसका आउटपुट जो है कंप्लीटली टू थ्री के फॉर्म में है। उसमें वन भी आ रहा है और एक एडिशनल आ रहा है। तो मैं ये एक चीज पैटर्न समझ पा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ रिलेशन प्रीवियस टर्म से है। और अगर मैं ध्यान से देखूं, तो जैसे यहाँ पे टू वन था, यहाँ पे टू और वन अल्टरनेट पोजीशन पे आया। उसके बाद में जब मैं अगला वाला देखूं, तो यहाँ पे वन था, टू था, वन था। यहाँ पे भी देखिए वन टू वन कहीं पे आ रहा है इस तरीके से। और अगर लेकिन मैं ध्यान लेकिन से इसमें एक समझूं। चीज ध्यान रखिएगा कि जी। आपको ना जनरल हाँ। टर्म निकालना है। मतलब आपको जनरल। प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि आपसे बोला जाए कि nth टर्म बता दो। अभी जैसे ओ। फोर्थ अच्छा। टर्म हमारे पास है वन टू वन वन, तो आपसे बिल्कुल। अगर बोला जाए कि 15th टर्म बताओ, तो वो आप ओ। बता सको। ऐसा प्रोग्राम बनाना अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कि फाइंड nth टर्म। ये हमारा अल्टीमेट गोल है इस प्रॉब्लम का। ठीक है। सो जैसे पैटर्न की बात करूं, तो पैटर्न मुझे एक दो बार समझने पे मैं अगला वाला लिखने की कोशिश करता हूं।
अगला वाला गेस करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है। मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है, तो हम प्रीवियस वाले से ये वाला डिराइव कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म, और हम प्रीवियस वाले का कुछ, जैसे यहाँ पे अगर मैं पहले ही वाले में देखूं तो मुझे क्लू मिलता है सीधे कि मैंने 2 1 लिखा है। मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि प्रीवियस वाले में 2 1 थे और वही चीज हमने लिख दी है यहाँ पे कि 2 1 है प्रीवियस वाले में। अगर मैं ये सेम लॉजिक इस वाले पे अप्लाई करूं, तो मैं लिखूंगा कि प्रीवियस वाले में एक 2 है और एक 1 है, तो यही एग्जैक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 एंड 1 1। और इसको अब देखता हूं, अगर इस पे ये लॉजिक अप्लाई होगा तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि प्रीवियस वाले में एक कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है कंजिक्यूटिवली, और दो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हमने पहले उसका काउंट लिखा और फिर वो नंबर लिखा। फिर एक कितनी बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, तो पहले हमने उसका काउंट लिखा और फिर नंबर लिखा। तो मैं बोलता हूं कि ये हम लोग जो कर रहे हैं इसको बोल सकते हैं कि हम काउंट कर रहे हैं प्लस नंबर। और मैं इसको अगर और वेल डिफाइंड वे में लिखूं तो हम बोल रहे हैं कि काउंट ऑफ अ नंबर प्लस हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं नंबर। ठीक है सर, तो ये लॉजिक आपको ठीक लग रहा है क्या? यही है ये कॉन्सिक्यूटिव। बहुत आसानी से आप इस लॉजिक पर पहुंच गए हो, ये कैसे किया है? तो ये बेसिकली जब अब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उस समय एक बुक आती थी आर एस अग्रवाल लॉजिकल रीजनिंग की, आपने भी शायद पढ़ी होगी वो बुक। तो उस बुक में यही सारे क्वेश्चंस होते थे बड़े सारे कि फाइंडिंग मिसिंग टर्म। तो उस प्रैक्टिस उस बैकग्राउंड की वजह से मैं इस सोल्यूशन पे आ पाया। मेरे को नहीं लगता कि हर कोई फिगर आउट बहुत जल्दी फिगर आउट कर सकता है इसको, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड वो था, इस वजह से शायद मैं जल्दी पता कर पाया। अदरवाइज मेरे को लगता है कि लोग काफी स्ट्रगल कर सकते हैं सो जस्ट पैटर्न फिगर आउट करने में। यस, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सबसे पहले ना ये देखोगे कि इसमें 1 और 2 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, हाँ। अगर हम इसकी नेक्स्ट टर्म बनाने की कोशिश करें, एक बार आप अपने लॉजिक नेक्स्ट से टाइम नेक्स्ट टर्म बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर बनाते हैं तो कंजिक्यूटिव काउंट हमें करना है हर नंबर का। तो 1 का कंजिक्यूटिव काउंट कितना मिला हमें? 3। हम्म, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3, हम्म, और फिर हम वो नंबर लिखेंगे। बिल्कुल फिर सही। आगे बढ़ते हैं। अब कंजिक्यूटिव काउंट ऑफ 2 मिला हमें 2, और वो नंबर लिखेंगे। कंजिक्यूटिव काउंट ऑफ 1 हमें मिला 1, और उसका काउंट नंबर लिखेंगे। तो तो ये इंफॉर्मेशन पेयर में मिल रही है, एक काउंट हो गया और एक नंबर हो गया, इन दोनों से मिला के हाँ, एक पेयर बन जाता है। तो एक बात तो एक पैर कंफर्म है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो हाँ, बाकी सारी टर्म्स में आपको इवन नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स नंबर होंगे ऑफ हमेशा। एलिमेंट्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम इसको ऐसे समझें कि अगर कोई हाँ। प्रोग्राम दे दिया जाता है इंटरव्यू के दौरान, इस तरीके से कुछ हुँ, बनाने को दिया जाता है, आपको तो जल्दी हाँ। लॉजिक क्लिक कर गया, लेकिन स्टूडेंट को जल्दी लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा है, अब वो क्या करे, कैसे हाँ, रीड तो करे? मैं इसका एक क्लियरली बता देता हूँ। अगर ये वाला क्वेश्चन मान लो पूछा जाता है बच्चों से, हम्म, तो सिर्फ़ आपको इंटरव्यूअर सिर्फ़ 2 मिनट से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करने देगा, 2 या 5 मिनट मैक्सिमम, टू फिगर आउट द पैटर्न बाय योरसेल्फ। हम्म, उसके बाद वो बता देगा कि हम्म, पैटर्न एक्चुअली में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये नहीं है कि ये पैटर्न फिगर आउट करो। आप पज़ल सॉल्व करना इसका मकसद नहीं है, इसका कोड लिखना मेजर मकसद है। तो अगर आप ये नहीं फिगर आउट करोगे तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। इसके बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं होगे इंटरव्यू में, ये है ना? कितनी और इंपॉर्टेंट बात बताइए। ओ हाँ, माय हाँ, गॉड। हाँ, मतलब ये मुझे ऐसा पैटर्न लगता फिगर है। आउट करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, या ये कोई मेन काम नहीं था। ये आपको इंटरव्यूअर 2 मिनट के बाद में खुद बता देगा, और उसके कोई नंबर भी नहीं काटेगा आपके इस चीज़ के। वाह वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही लग रहा है कि अगर हाँ, वो फिगर आउट नहीं कर पाए कि इसमें क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से ये नेक्स्ट टर्म बन रही है, तो वो तो रिजेक्ट हाँ, हो जाएंगे। पर आपने तो नहीं। यहाँ पे वो बात ही हटा दी, एलिमिनेट कर दी कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बेसिस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो पैटर्न फिगर आउट कर पाया कि नहीं कर पाया, है ना? हम्म, पैटर्न बता दिया जाएगा उसको थोड़ी देर बाद। और यही होता है फैंग कंपनीज़ के इंटरव्यू में कि आपको हिंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और हम्म, हिंट्स को पकड़ के जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं रेदर देन जो सीधे सॉल्व कर देता है। एक थोड़ा-सा एक हम्म, बायस आता है इंटरव्यूअर्स के मन में कि यार इसको मैंने हिंट दिया, हाँ, बिकॉज़ उससे पता चलता है कि बिकॉज़ इसने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा था, इसको हल्की सी हिंट लगी, और बट वो हिंट को फॉलो कर पाया। और वैसे लोग, माना जाता है कि वैसे लोग ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर, ज़्यादा अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, हम्म, राइट? जिन्होंने कोई नई प्रॉब्लम देखी और उसको सॉल्व कर दिया। तो ये तो ये हिंट बहुत हिंट हिंट इंपॉर्टेंट बहुत इनपुट बड़ा है। मेजर पार्ट होता है
हिंट को फॉलो करना आना चाहिए आपको कि हिंट को पकड़ आप रहे हैं कि नहीं सही से। तो अब ठीक है सर, इसमें तो अब इसका कोड लिखना शुरू करते हैं हम लोग। एक और चीज, मेरे को एक चीज और समझ में आई कि जो हमने अभी अजम्पशन एक सोचा था कि पहली टर्म को छोड़ने के बाद में बाकी जो भी टर्म्स आएंगी वो हमेशा इवन आएगी, ये शायद से सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारा एक है कि 1 हमारे 10 बार आ रहे हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 101 लिखेंगे, और उसके बाद में 2 एक बार, बाकी सारी चीजें इवन नंबर ऑफ टाइम आ रही है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो उस केस में जहां पे हमारा काउंट का जो वो 9 से ऊपर जाता है, 100,000, उस केस में हो सकता है कि ये फिर से ऑड बन सकती है सीक्वेंस, मुझे ऐसा लगता है ना। तो अगर इसकी नेक्स्ट टर्म देखें तो इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है? हाँ, इसकी नेक्स्ट टर्म अभी अभी शायद नहीं आएगी, हम लोग आगे चल के, आप ऐसे मान के चलिए कि हमारे पास एक कहीं पे टर्म है जो इस तरीके से लिखी हुई है, मान लीजिए। मुझे पता नहीं कि इस वाले सीक्वेंस में कभी ऐसा बन सकता है कि नहीं, मैं बस अज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये कहीं पे टर्म बनी मेरे पास और यहां पे मैं देखूं कि ये टर्म मेरी इवन टर्म्स है, मान लो कि ये मेरे 10 बार 1 है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 12 टर्म्स है। अब जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे काउंट करने की 1 कितने बार आ रहा है, तो 1 आ रहा है 10 बार। और फिर मैं लिखूंगा कि 2 कितने बार आ रहा है, एक बार। 3 कितने, तो मतलब जो वन काउंट है वो सिंगल डिजिट का है ही नहीं वो। हाँ, तो ये इस केस में आप देखिए कि इस स्ट्रिंग को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करता हूं तो ये स्ट्रिंग जो बनती है ये ऑड लेंथ की बन सकती है, मतलब इवन लेंथ की स्ट्रिंग से ओके ऑड लेंथ की स्ट्रिंग बन सकती है सो किसी हम उसको पॉइंट पे। ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, उसका एक हाँ, पेयर है। अब वो जो हाँ, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है वो कितने भी डिजिट की हो सकती है? वो कितने भी डिजिट की हो सकती है। ठीक है। तो चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो पहला जो आपका पार्ट होता है आपका इंटरव्यू में, आपको क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना होता है। तो ये जो हम डिस्कशन किया अभी हम लोगों ने, ये क्लैरिफाइंग क्वेश्चन के ऊपर है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें सेकंड एलिमेंट कैसे निकालना है, थर्ड टर्म कैसे निकालना है, फोर्थ टर्म कैसे निकालना है। तो हमने ये मैनुअली तो समझ लिया कि मैनुअली करना तो बहुत ईजी है इसको, राइट। अब जब लॉजिक हमें पता है तो मैनुअली तो हम बड़ा ईजी कर सकते हैं। इसका कोड कैसे करें, कोड हम इसका लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो दिखाना है इंटरव्यू में, आपको पहले तो एक अच्छा फंक्शन लिख के बताना है कि एक फंक्शन होगा जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बिकॉज ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, तो एक लोग गलती करेंगे इस क्वेश्चन में, जो पहला फिटफॉल ये रहेगा कि वो इंटीजर वैल्यू ले लेंगे रिटर्न टाइप। ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, वो इंटीजर में फिट ही नहीं होगा आगे चल के। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि गेट nth टर्म, ये हमारा फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन का नाम काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और यहां पे हम ले लेते हैं n एज अ इनपुट। ठीक है, तो पहली चीज हमारी ये हो गई कि हमने एक फंक्शन सिग्नेचर बना दिया। अब हम जो कर रहे हैं कोड में, उसी चीज को हम बोल के देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बस उस चीज को बोलते हैं और उसको लिखने की कोशिश करते हैं कोड के टर्म में। तो हमारा पहला काम क्या है, एक चीज है कि पहला टर्म तो हमें निकालना नहीं होगा, पहला टर्म तो हमेशा 1 ही होगा। ये बात हमें पता ही है पहले से। एक चीज मेरे को ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है, क्या n की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं हो सकती। कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो मैं एक तो कंडीशन यहीं पे डाल दूं कि अगर n मेरा लेस देन 0 है, और मैं ये भी डिफाइन करना चाहूंगा कि मैं इसको फर्स्ट टर्म बोल रहा हूं या जीरो टर्म बोल रहा हूं, है ना। तो वो भी एक 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 अच्छे इंजीनियर का निशानी होती है कि वो इस तरह की चीजें डिफाइन कर देता है पहले, कि मैं इसको जीरोथ टर्म बोल रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट टर्म बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड टर्म बोल रहा हूं। तो ये डिफाइन कर दे वो पहले से, इंटरव्यू के साथ ये क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर दें। तो अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा वैल्यू n की वैल्यू अगर 0 से कम है तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, इनवैलिड इनपुट। बहुत सारे लोग ये लिखेंगे ही नहीं, ये लाइन लिखेंगे ही नहीं, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है इस कोड की। हाँ, ये रोबस्ट बना रहा है इसको। उसके बाद में मैं एक और चीज लिखूंगा कि अगर n की वैल्यू सिर्फ 1 है, अगर n की वैल्यू सिर्फ 1 है तो सिंपल आप रिटर्न कर दो ये, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो रटा हुआ आंसर है, मतलब ये पहला बेस कंडीशन हो गई आपकी, रटा हुआ है। अब अगर n की वैल्यू 0 से कम भी नहीं है, n की वैल्यू 1 भी नहीं है, यानी n की वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 3 4 ऐसे कुछ होंगी, तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अब।
अब कैसे कैलकुलेट करें? हमने एक चीज समझी कि हमारा जो पैटर्न था वो ऐसा था कि जो नया नंबर आ रहा था वो पुराने पिछले वाले नंबर पे डिपेंड करता था। जैसे 1 2, जैसे 1 2 1 1 है, वो 2 1 पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट। इसका मतलब हम मान एक एक चीज जस्ट सोचे हम कि हमारे पास एक कोई मैजिकल फंक्शन है जिसको हम पिछला नंबर दें और वो अगला नंबर बता दें हमें। करेक्ट। अगर हमारे पास, तो इमेजिन कर लेते हैं कि एक मैजिकल फंक्शन है हमारे पास। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू तो है, और इसको बोलें बेटर वे में, प्रीवियस टर्म है हमारे पास, एक स्ट्रिंग मान लेते हैं। आपके पास प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म की वैल्यू जो है ये है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन ऐसा है कि जो हमें अगर उसको प्रीवियस टर्म दो तो वो नेक्स्ट टर्म बता देता है। अब उस फंक्शन को हमें ये समझना है कितने बार कॉल करना है। तो हमारे पास, हमें अगर चौथा टर्म निकालना है, तो हम अगर 1 से शुरू कर रहे हैं तो हमें एक लूप कितने बार रन करना है? हमें पहले 1 की हेल्प से 1 1 निकालना है, फिर 1 की हेल्प से, फिर 1 1 की हेल्प से 2 1 निकालना है, फिर 2 1 की हेल्प से 1 2 1 1 निकालना है। तो हमें देखिए, तो 3 बार लूप रन करने की जरूरत है। अगर तो अगर n के टर्म्स में इसी बात को बोले जाए तो हमें एक लूप चाहिए जो कितने बार रन करे? n-1 बार लूप रन करे। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n-1 और i प्लस प्लस। ये लूप क्या करेगा, कितने बार चलेगा? n-1 बार चलेगा। करेक्ट। और हर बार हम क्या करें, स्ट्रिंग नेक्स्ट टर्म। अब हमने एक मान के चला था कि हमारे पास एक ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसको प्रीवियस टर्म दो तो वो नेक्स्ट टर्म बता देता है। तो एक इस फंक्शन का नाम बोल देते हैं गेट नेक्स्ट टर्म फ्रॉम, गेट नेक्स्ट टर्म, इसका नाम बस इतना ही रखते हैं। और इसमें हम प्रीवियस टर्म पास कर देते हैं। ऐसा प्रीवियस टर्म हमारे पास है, मतलब प्रीवियस एलिमेंट है हमारे पास, उसकी उसकी हेल्प से हम नेक्स्ट एलिमेंट पता कर रहे हैं। ये फंक्शन है, अब ये हमें इंप्लीमेंट करेंगे। अब जब हमारे पास अभी अभी मैंने प्रीवियस, हमने शुरू में माना था 1, और उसकी हेल्प से हमने नेक्स्ट निकाल लिया। अब इसकी हेल्प से अगला वाला नेक्स्ट निकालना है हमें, यही तो करना है। हमने 1 की हेल्प से 1 1 निकाला, 1 1 की हेल्प से 2 1 निकाला, 2 1 की हेल्प से 1 2 2 1 निकाला। अगर आप इस लॉजिक को देखें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने 1 हमारा प्रीवियस था, हमने उसकी हेल्प से 1 1 निकाला, फिर 1 1 हमारा प्रीवियस बन जाएगा, फिर उसकी हेल्प से हम 2 1 निकालेंगे अगला, फिर 2 1 हमारा प्रीवियस बन जाएगा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब ये काम हो जाएगा तो हमारी प्रीवियस टर्म जो है चेंज हो जाएगी, प्रीवियस टर्म हमारी नेक्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगी। और फिर से हम नेक्स्ट टर्म, अब इस नेक्स्ट टर्म, इस टर्म की हेल्प से हम अगली टर्म निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम अगली निकालेंगे। हम ऐसा करते जाएंगे जब तक हमें nth टर्म नहीं मिल जाती। सिंपल। और हम यहां पे सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम आखिरी में प्रीवियस टर्म में अपनी नेक्स्ट टर्म डाल दे रहे हैं, तो प्रीवियस टर्म में हमारा आंसर डेफिनेटली रखा होगा, तो हम प्रीवियस टर्म को रिटर्न कर देंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं जल्दी से, कि अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है, इस चीज को बोलते हैं सर ड्राई रन करना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है इंटरव्यू में। तो इसको ड्राई रन करते हैं, बस इतने पार्ट को ड्राई रन। माई ड्राई सर जी रन के करें। जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये टर्म बहुत बार सुना है मेरे मुंह से, और ओके मुझे भी ओके, फिर स्टूडेंट्स तो कब फिर बोलते तो हैं। यस। बिल्कुल फॉलो अप कर पाएंगे। यस। तो ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो मैंने बोला कि मुझे n इक्वल्स टू 4 गिवन है, यानी मेरे को चौथा टर्म निकालना है। तो मेरी देखिए प्रीवियस टर्म जो है उसकी वैल्यू इनिशियली 1 है। अब प्रीवियस टर्म की हेल्प से मैंने नेक्स्ट टर्म निकाला, नेक्स्ट टर्म निकाला मैंने, नेक्स्ट टर्म आया आपका 1 1। मान लिया कि ये जो फंक्शन लिखा है हमने गेट नेक्स्ट टर्म, वो हमें सही आउटपुट दे रहा है। अब उसके बाद में ये हो गई, एक लूप हो गया। अब अगले लूप में क्या होगा, और इस लूप में खत्म कब हुआ, फिर हमने प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म बना दिया, तो प्रीवियस टर्म अब 11 हो गई। ये हमारा एक लूप कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में अगले वाले में क्योंकि हमारी पिछले लूप से प्रीवियस टर्म 11 थी, उसकी हेल्प से हम नेक्स्ट टर्म निकाला, तो नेक्स्ट टर्म हमने निकाली तो वो आई 2 1, और प्रीवियस टर्म हमारी हो गई 2 1। अब यही तो कर रहे हैं कोड में। फिर उसके अगले वाले में क्या होगा, अब हमारा लूप 2 बार रन हो चुका है। अब तीसरी बार जब रन हुआ तो ये इसी को वापस कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर हमें थोड़ा इंटरव्यू में टाइम भी सेव करना है, तो कॉपी पेस्ट यूज करें इंटरव्यू में। यहाँ पे
वन टू हुआ, वन वन हुआ, और हम्म, प्रीवियस टर्म वन टू वन वन हो गया। तो वन टू, अब हम थर्ड टर्म तक पहुंच गए। हम्म, अब चौथा टर्म निकाल लेते हैं। चौथा टर्म भी ऐसा ही होगा कि हमने वन वन, वन टू, टू वन, और हम्म, हमने यही चीज इसमें असाइन कर दी, तो वन 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 टू टू वन। यहाँ हम्म, पे हमारा लूप ब्रेक हो गया, चार तीन बार हमारा लूप चलना था, तीन बार लूप चल गया। जब तीन बार लूप चल गया तो प्रीवियस टर्म में और नेक्स्ट टर्म में दोनों में ही करेक्ट आंसर रखा हुआ है। बट बिकॉज प्रीवियस टर्म का स्कोप आउटसाइड फॉर लूप था, वो अभी भी अवेलेबल है, तो हम प्रीवियस टर्म इसलिए आउटपुट हम्म, में रिटर्न। चलिए, ये तो हो गया आधा काम। हम्म, लेकिन अभी हमने नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट जो मेन कोर पार्ट था वो करा नहीं। हम्म, हम्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कोड इस तरीके से क्यों लिखा, मैंने पहले नेक्स्ट टर्म क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, उसका मैं आपको रीजन थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये तो टॉप चलिए, डाउन अप्रोच हो गई ना। ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई, और इससे क्या होता है, कई बार इंटरव्यू में आपके पास टाइम नहीं रहता, आप इतना लॉजिक एक्सप्लेन कर देते हैं, आपका कोड लेकिन कंप्लीट दिख रहा है कुछ कुछ हद तक, आपका कोड हाँ। कुछ पार्ट आपका डिलीवरेबल दिख रहा है यहाँ पे, कि यार कोई और बना रहा होगा शायद, गेट नेक्स्ट टर्म पे काम कर रहा होगा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो हम्म, शायद बना देगा ये फंक्शन। बट हम्म, अब आपका टाइम ओवर हो रहा है, तो कई बार टाइम मैनेजमेंट के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि हम कुछ फंक्शंस बस डिफाइन करके छोड़ देते हैं, उनको इंप्लीमेंट बाद में करने के लिए रखते हैं, और इंटरव्यूअर को समझा देते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ओके, मतलब तो हम टॉप डाउन अप्रोच से अगर आंसर करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है इंटरव्यू का। हो सकता है कि हमारा 80% ही कंप्लीट हो, लेकिन 80% वो काफ़ी सही ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ठीक देखिए, है। हम अब नेक्स्ट नेक्स्ट गेट नेक्स्ट टर्म के साथ भी हम यही चीज़ करेंगे। गेट नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, हमारे हमें कोई स्ट्रिंग मिल रही है। अब आप जब गेट नेक्स्ट टर्म को जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि अब ये इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। इसमें बस हम्म, ये गिवन है, आपको स्ट्रिंग गिवन होगी, कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, वो हो सकता है एबीसीडी दिया हो। हम्म, आपको एबीसीडी को क्या कन्वर्ट करना है, आपको 1A, 1B, 1C, 1D आपको करना है कि आप उनके कंसेक्यूटिव काउंट करो, और हम्म, उनका काउंट पहले लिखो, और कैरेक्टर बाद में लिखो, आपको ये करना है। तो हम्म, आप इस फंक्शन को सोचिए कि ये फंक्शन उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, आपको ये प्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर को, ये आइडिया प्रेजेंट करना है, तब तो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होगा। क्योंकि आपने एक सेपरेट फंक्शन लिखा, जो सिर्फ यहां नहीं, कहीं और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज हो सकता है आगे चल के। हम्म, तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पहला कैरेक्टर ले रहे हैं, और पहले कैरेक्टर को कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कि कितने बार वही 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 रिपीट हो रहा है। इस हम्म, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इस क्वेश्चन को आप सीक्वेंस से कनेक्ट ना करें, इस क्वेश्चन को अलग रखें, तो जैसे ये सीक्वेंस है हमारी, वन वन वन, टू टू टू, थ्री हम्म, थ्री और फोर। हम्म, तो हम यहाँ पे वन लिया, और वन को देखा कि वन कितनी बार काउंट हो रहा है, इस पोजीशन से स्टार्ट होके वन कितनी बार है। हम्म, अगर हमें कोई ये काउंट बता दे, अगर हम्म, इमेजिन करिए कि एक और मैजिकल फंक्शन है जो ये चीज कर रहा हो, हमें हम्म, वो काउंट बता दे, तो हमें काउंट चाहिए और वन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम पहले काउंट लिखते हैं और फिर वन हम्म, लिखते हैं। हम्म, करेक्ट? तो यही तो करना है, बस सिंपल सी चीज है। तो हम क्या करें कि इस स्ट्रिंग पे हम इटरेट करते हैं। हम्म, आप बोलिए कि आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर आई इज लेस देन प्रीवियस टर्म डॉट लेंथ, हम्म, लेंथ, हम्म, और आई प्लस प्लस, हमने ये एक लूप लगा दिया, सिंपल लूप। हम्म, और हो सकता है हम आई प्लस प्लस ना करें, कुछ और करें, वो देखते हैं अभी हम। अब हम क्या करेंगे, पहला कैरेक्टर ले रहे हैं, और आईएथ कैरेक्टर ले रहे हैं, और देख रहे हैं कि ये कितने बार कंटिन्यूसली आ रहा है। तो मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो ये मान लीजिए कि इंट हम काउंट निकाल लेते हैं, काउंट इक्वल्स टू, सो इसको बोल देते हैं काउंट ऑफ आईएथ कैर हम्म, इक्वल्स टू, एक फंक्शन है हम्म, काउंट कंजिक्यूटिव कैर। एक मान लीजिए ये फंक्शन है कि काउंट्स कंजिक्यूटिव कैरेक्टर, और वो फंक्शन क्या लेता है कि स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेता है, हम्म, और वो फंक्शन उसके अलावा क्या लेता है, इसको भी स्ट्रिंग ही लेते हैं हम। हम्म, तो वो फंक्शन स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेता है, और क्या लेता है उसके साथ, वो लेता है कि किस कैरेक्टर को काउंट करना है। तो यहां पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है जो हमें काउंट करना है, या हम्म, हम उसको बस ये बता दें कि ith पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है, बस वो काउंट करके बताना है, उसका सिर्फ काम इतना है। हम्म, तो वो फंक्शन भी एक इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह काम कर सकता है, कि वो बस वो पोजीशन लेगा कि इस पोजीशन पे ये जो एलिमेंट है कंसेक्यूटिवली इस पॉइंट से कितने बार आ रहा है कंसेक्यूटिवली, और उसका काउंट बस रिटर्न कर देगा। हम्म, अच्छा, जब हमारे पास ये काउंट आ गया,
तो हमने ए जैसे जैसे कि इस केस में था 1111 4 बार था, तो हमारे पास 1111 4 बार आ गया। आई अभी 0 पे है। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा होगा? 2। जीरो तो प्लस 2 फोर। पे जाने के लिए क्या होगा? आपको आई प्लस काउंट, क्योंकि आई कैरेक्टर का काउंट इतनी बार था, तो अगला हाँ, कैरेक्टर पे जाने के लिए आपको आई आई में ये इंक्रीमेंट करने के लिए ये ऐड कर दें। ये करना है, तो हम आई प्लस प्लस करने की जगह हम ये करेंगे। हम्म, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब ये जो काउंट मिला है, इसकी हेल्प से हमें एक स्ट्रिंग बनानी है, मतलब कि हमें ये काउंट ऑफ ith कैरेक्टर जो काउंट मिला है, तो हम स्ट्रिंग कैसे बना रहे हैं? हम पहले काउंट लिख रहे हैं, फिर कैरेक्टर लिख रहे हैं और कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म का तो फॉर्मेशन करने के लिए एक स्ट्रिंग बनानी है। हाँ, हाँ, तो जावा में ये होता है कि जो स्ट्रिंग क्लास होती है वो इम्यूटेबल होती है। ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ, स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग। इम्यूटेबल होती है, तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी बेकार होती है हम्म। कि आप जब भी प्लस माइनस उसमें करते हो तो हर बार न्यू स्ट्रिंग वो क्रिएट कर रहा होता है। अच्छा, तो ये हम बात आपने जावा, अगर बताया इंटरव्यू, हाँ, तो वो इस वो बात से भी बहुत इम्प्रेस इंप्रेस होगा। होगा। उसको ये पता चलेगा कि आपको कोडिंग पे हैंड्स ऑन हो, आप रेगुलर बेसिस पे कोडिंग करते हो, आपको ये बेसिक डिटेल पता है। तो यहाँ आप पे वो आपको परफॉर्मेंस एक ओरिएंटेड एक हो। बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा। हम्म, तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर में डॉट अपेंड करेंगे। हम्म, हमें अपेंड पहले क्या करना है? पहले हमें काउंट अपेंड करना है। और जैसे हमने देखा कि काउंट जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर का काउंट हो। काउंट जैसे हो सकता है 400, तो उसमें हम्म, 3 कैरेक्टर लगेंगे, 400, या 405 तो 405 ये कैरेक्टर लगेंगे। तो हमें जो काउंट है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको इस कर देते हैं कि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ हम्म, इंटीजर। तो हम्म, ये अपेंड हो गया इसमें। और हम अपेंड को ये भी कर सकते हैं, फिर चेनिंग भी कर सकते हैं अपेंड की, और फिर हम्म, अपेंड कर रहे हैं हम लोग कैरेक्टर। तो करंट कैरेक्टर जो होगा तो एज डॉट कैर एट आई, हम्म, जो हम्म, करंट कैरेक्टर होगा, तो पहले हमने काउंट डाला, फिर वो कैरेक्टर डाला। हम यही करते आ हम्म, रहे हैं हम शुरू से, हमने करेक्ट। पहले काउंट डाला फिर कैरेक्टर डाला। हम्म, बस यहां हो गया। उसके बाद में हम सिंपली ये करने के बाद में हम आखिरी में रिटर्न कर देंगे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अब यहां पे देखिए हम एक और मैजिकल फंक्शन यूज कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग लेता है और एक पोजीशन लेता है, कि बोलता है कि इस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो कितने बार आया हुआ है, मुझे वो काउंट बताओ। हम्म, ये फंक्शन भी बड़ा इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आप देखिए, जो ये इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम थी कि अब मेरे को एक स्ट्रिंग गिवन है, मुझे बस ये बताओ कि इसको कंप्रेस करेंगे। बेसिकली आप देखिए तो कंप्रेस कर रहे हैं हम, चार चार 1111 4 बार आ रहे हम्म, थे, तो हमने 4 लिख दिया और 1 लिख दिया। हम्म, तो ये फंक्शन देखिए तो एक कंप्रेस फंक्शन की तरह काम कर रहा है। इसका एक्चुअल प्रॉब्लम से लेना देना इतना नहीं है, ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है। सिमिलरली जो अगला फंक्शन हम लिख रहे हैं, इसका भी पिछले वाले से कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल फंक्शन है। तो यहाँ पे ये फंक्शन एक ले रहा है स्ट्रिंग, और ये ले रहा है एक पोजीशन आई। तो इस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है हमें उसे काउंट करना है। इसका हम्म, कोड भी लिख देते हैं। तो हम बोलते हैं कि फॉर इंट j इक्वल्स टू आई, j इज लेस देन s डॉट लेंथ, हम्म, और हम करते हैं j प्लस प्लस, और हम यहां पे बोलते हैं कि और एक और कंडीशन इसमें डाल देते हैं। लोगों को लगेगा थोड़ा सा हम क्लीशे कर रहे हैं, बट एक और कंडीशन हम डाल देते हैं कि एस डॉट कैर एट आई और एस डॉट कैर एट जे इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। हम्म, हम बोल रहे हैं कि जो जेथ कैरेक्टर है वो आयत के इक्वल है क्या? आयत आई हमेशा कांस्टेंट है, आई वहीं पे है, और जे बढ़ता जा रहा है जब तक वो सेम सेम कैरेक्टर उसको मिलते जा रहे हैं। ठीक है। सही है। और एक हम बाहर एक काउंट वेरिएबल अगर रख लेते हैं कि हमारा एक काउंट वेरिएबल है जो अभी 0 है, और जितनी बार ये लूप चला उतनी बार हमने काउंट प्लस प्लस अगर कर दिया, और हम आखिरी में रिटर्न कर दे काउंट, तो ये हमें बता देगा कि ith पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसका काउंट कितना है कंजिक्यूटिवली, वो कंजिक्यूटिवली कितने बार आ रहा है। हम्म, करेक्ट। बस सर, हो गया हो गया, कोड हो गया, कंप्लीट है। खत्म, कंप्लीट है। ये ओके। आपका गेट एनएट टर्म आप इस ये कॉल करेगा, ये आपको प्रीवियस से करंट टर्म से प्रीवियस टर्म देगा, और ये आपका काउंट करेगा, और ये तीनों। अब इस तरह के कोड लिखने के क्वालिटी क्या है कि आप देखिए कि मैं इंडिविजुअली इस फंक्शन का गेट हम्म, नेक्स्ट टर्म का टेस्ट केसेस लिख सकता हूं। मैं बोल हम्म, सकता हूं कि अगर मैं गेट नेक्स्ट टर्म को ये इनपुट दूं, अब हम्म, देखिएगा इनपुट, अगर मैं ये इनपुट दूं ए ए ए ए बी 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 सी 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 डी
1 2। अगर मैं ये इनपुट दूं तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? ये बोलेगा कि ए आ रहा है 4 बार, हम्म, 4 बार बी आ रहा है, हम्म, 3 बार सी आ रहा है, हम्म, 1 बार एक आ रहा है हम्म, और 1 बार 2 आ रहा है। बिल्कुल सही। इस फंक्शन को कोई मतलब ही नहीं कि आप कोई सीक्वेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। हम्म, तो ये फंक्शन अकेला अपने आप में हम अलग से टेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट है। इस इसी तरीके से ये फंक्शन है, इसका हम अलग से टेस्ट रख सकते हैं कि अब मैं ये इनपुट दूं और इसको आई की वैल्यू दे दूं 0 1 2 3 4, तो फोर्थ एलिमेंट जो है मेरा, फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बी है, तो वो बी हम्म, का मेरे को कंसेक्यूटिव काउंट करके रिटर्न कर देगा कि 4 है। बस इस फंक्शन का इतना ही काम है। तो हम्म, ये छोटे छोटे फंक्शन मिलके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इस हम्म। तरीके से अगर आप कोड लिखते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस होता है आपसे। अब मैं आपको रोहित इस एक वजह बात से बताऊं कि जी। बिकॉज हम लोग ना जब पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ तो हाँ, बेसिकली स्टूडेंट्स को सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बताता हूँ कि आप ड्राई रन करो, हर कोड बिल्कुल, को ड्राई रन करो। ठीक है, एक बात मैं ये बताता हूँ। दूसरी बात, जब मैं बिल्कुल। फंक्शंस चैप्टर पढ़ाता हूँ सी लैंग्वेज में, तो उन्हें हाँ, बताता हूँ कि मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है। आपको बिल्कुल, प्रोग्राम फंक्शंस को यूज़ करना भी समझो कि बिल्कुल। आप जब एक बड़ा कोड लिख रहे हो जिसमें मल्टीपल टास्क्स हैं, तो आप हाँ, टास्क को डिवाइड करो और बिल्कुल, आप एब्स्ट्रैक्ट वे में स्टार्ट करो। आप जैसे सी में हम बात कर रहे हैं तो आप मेन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। मेन फंक्शन से बिल्कुल, आपको एक पूरा फ्लो समझ में आ गया कि प्रोग्राम में क्या फ्लो होने वाला है। फिर जो बिल्कुल, डिटेलिंग वाला काम है वो अगली स्टेप में करो, और उसको भी बिल्कुल, फर्दर ब्रेक डाउन करना है तो वो करो। तो मॉड्यूलराइजेशन की अप्रोच, तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की जर्नी शुरू की है सी लैंग्वेज से, तो ये सी लैंग्वेज में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक सीख जाता है, और ये बिल्कुल, दोनों सबसे की पॉइंट रहे आपके पूरे प्रेजेंटेशन में। बिल्कुल। सी क्योंकि फंक्शनल है, उसमें ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं है। हमें जितना भी कोड को मॉड्यूलराइज करना है, हाँ, वो फंक्शन के लेवल पे ही करना है। जैसे यस, जावा में आप फिर क्लास के लेवल पे भी मॉड्यूलराइज करते हो। हाँ, लेकिन क्लास के लेवल पे मॉड्यूलराइज करने से पहले आपको फंक्शन लेवल पे मॉड्यूलराइज करना आता है और आना चाहिए, और वो आप सी में सबसे अच्छा सीखते हो। आप सी के लाइब्रेरीज देखोगे तो उसमें हाँ, फंक्शन जो है 3 3 4 4 लाइन के बड़े छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे फंक्शंस होते हैं, और आपके हाँ, फंक्शन ऐसे ही होने चाहिए। तीन हम्म, चार लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन की, वो एक नजर में देख के समझ में आए कि वो हो क्या रहा है उसमें, करेक्ट है। है ना? सो ये तो बहुत अमेजिंग हो गया, और मेरे ख्याल से बच्चों को ये समझ में भी आ गया कि एक तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी थी कि हमें वो मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, हम लोगों हाँ, को उसका कैसे पहले तो अप्रोच कर रहे हैं, कैसे आप इंटरव्यूअर को बताओगे कि कैसे आप सवाल को अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपके पहले तो सवाल को समझने से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि वहाँ आपको बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद बिल्कुल। फिर आप प्रॉब्लम को जब समझ गए हो, तो फिर हाँ, आप उसको डिकोड कैसे कर रहे हो, बिल्कुल, आप वो बता रहे हो। मान लो आपको लॉजिक क्लिक नहीं भी कर रहा है और आपको हिंट मिल गई है, तो अब आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो। आपने बिल्कुल। एक और चीज़ बहुत अच्छी इसमें करी है कि आपने इसको रोबस्ट बनाने के बारे में भी बात की। आपने कुछ ऐसी कंडीशंस को भी अप्लाई किया जो शायद इतने कम टाइम में लोग नहीं सोचते हैं, इसको इग्नोर बिल्कुल, कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल। बाउंड्री केसेस को भी हम ले रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और हम सबसे बड़ी बात ये देख रहे हैं कि कौन से इनपुट्स पे ये गलत हो सकता है, तो वहाँ हाँ, एक्सेप्शन रेज कर दी जाए। और बिल्कुल, ये आपके सोचने के एक ऐसे तरीके को उजागर कर रहा है जो शायद कैंडिडेट में ये लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप ऐसा इस इंटरव्यू, और दूसरी चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूँ कि हम्म, यहाँ पे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था और चीज़ें धीरे-धीरे टाइप कर रहा था, हम्म, एक्चुअल में अगर ये लेवल का क्वेश्चन है इंटरव्यू में, तो हम्म, एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेशन है वो है 15 मिनट। आपको 15 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके, सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके, लिख के, हम्म। क्योंकि एक बार आपने सॉल्यूशन सोच लिया, फिर आपको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कोड लिखने में। आपको वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप बहुत-बहुत सारे प्रोग्राम बनाओगे, तभी वो स्पीड डेवलप होगी। आप क्या हमारा सोचते हैं वीडियो इस पे? जब से स्टार्ट हुआ है, करीब जी, 30 मिनट हमारे हो गए थे, तब जी, जाके ये हमारा कंप्लीट हुआ। शुरुआत में हमने कुछ बात भी करी, हमने बिल्कुल, डिस्कस भी करा, फिर आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो, इतना सब में हम मान के चल बिल्कुल, रहे हैं 30 मिनट्स में ये सब हो गया। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। आप इसको एक्चुअल में इंटरव्यू रूम में दे रहे होते, तो ये 10 मिनट से 15 मिनट के बीच 10 में हो जाता। 10 से 15 मिनट के बीच में बिल्कुल ईज़िली आराम से होता। हम्म, हमने थोड़ा उसके पज़ल को सॉल्व करने में भी टाइम करा, जो जो एक्चुअली में आपको नहीं करना है। और हम्म, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर देखा जाए,
ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट लीड कोड पे अवेलेबल है। ओके। तो तो आप अगर दिखाना चाहें बच्चों को तो आप काउंट एंड से करके प्रॉब्लम सर्च कर सकते हैं। ये वाला प्रॉब्लम लीड कोड पे अवेलेबल भी है। हम्म। आप देखिए कि उस प्रॉब्लम में कहीं ये नहीं बोला है कि पैटर्न बताओ। उसमें तो हम्म। क्लियरली बताया गया कि इस पैटर्न का मतलब ये है। ये क्वेश्चन कभी ज़्यादातर कोडिंग इंटरव्यूज़, डीएसए के इंटरव्यूज़ ये सब नहीं चेक करते कि कोई पज़ल है, वो पज़ल में आप फँस गए तो फँस गए। मतलब ये आइडिया आना हो सकता है बहुत टाइम लग जाए। लेकिन आप कैसे उसको सॉल्व कर दे, आपको एक बार क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, उसके बाद आप सॉल्व कैसे करते हो उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अमेजिंग आज की जर्नी रही हमारी, और मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। और यहाँ पे सब बच्चों को ये भी समझ में आ गया है कि भैया जो फंडामेंटल्स है ना, वही हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, वही कोर चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहीं ना कहीं वो आदत डेवलप हो जाती है जब आप शुरुआत से, आप बिल्कुल। ड्राई रन जैसे एक आदत है। ड्राई रन ऐसा एक नहीं आदत। होगा कि आप बस इंटरव्यू रूम में करने वाले हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको ड्राई रन करते ही नहीं बनेगा वहाँ पे। मैंने देखा हाँ, है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब खासतौर पे जब लूप वाले प्रोग्राम्स आते हैं ना, तब मैं बोलता हूँ बिल्कुल, इसको ड्राई रन करो, बिकॉज सबसे पहले वहीं पे दिक्कत समझ में आती है, ड्राई रन गलत कर रहे हैं। तो वो लोग बिल्कुल। स्किप कर देते हैं किसी स्टेप को, वो वेरिएबल में चेंजेस करना भूल जाते हैं। वो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं, जिससे मुझे ये समझ में आता है कि ड्राई रन नीड्स टाइम। आपको 50 प्रॉब्लम में जब आप ड्राई रन करोगे, तब आप ड्राई रन में थोड़े एक्सपर्ट होगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बिल्कुल, आपको एक बार समझाया और अब आप ड्राई रन में महारत हासिल कर लिया, ऐसा नहीं होगा। तो इट विल टेक टाइम। हाँ, तो बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत। मैं मॉक बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर मैं मॉक इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो उसमें बच्चे कई बार बोलते हैं कि ये मैं इंटरव्यू में बता दूँगा, मतलब अभी मैंने नहीं बताया लेकिन मैं जब एक्चुअल इंटरव्यू दूँगा तो मैं करूँगा, ये बोलूँगा। वो हाँ, नहीं बोलते, वो जो नहीं बोल जो आप और प्रैक्टिस जैसे ही नहीं आप कर जब रहे हो तो हैबिट ही नहीं है। बिल्कुल और आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है, तो आप एक लाइन भी लिख रहे हो तो उसके बारे में कुछ बोलो कि मैं इस लाइन में क्या कर रहा हूँ। हम्म। जैसे मैंने यहीं पे लिखा i इक्वल्स टू 0 हम्म। अगर आप इतनी लाइन को देखें इंट i इक्वल्स टू 0 इसका क्या सेंस बनाता है? हम्म। कोई सेंस नहीं है, लेकिन आप बोलो कि हम्म। मैं एक इंडेक्स ले रहा हूँ, उसका नाम मैं i रख रहा हूँ, उसमें अभी इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ मैं 0 से और ये इंडेक्स का काम है मेरी स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट करने का। ये हम्म। बोलना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूअर हम्म। को कैसे समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो? आप हम्म। समझिए कि इंटरव्यूअर बिल्कुल डम्ब बंदा है, हम्म। उसको नहीं पता। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझाना है क्योंकि उसको समझना भी है कि आपको सच में ये आता है कि नहीं आता है या आप कहीं रटा रटा है कोड तो नहीं लिख रहे हो। तो ये तभी बता पाओगे कि ये आई वेरिएबल का काम क्या है, इस जे वेरिएबल का काम क्या है। तो ये बोलना है जब जे वेरिएबल आप लिखोगे तो तो जी। मैं यहाँ पर ना बच्चों को एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रोग्राम अपने किसी क्लासमेट को, जूनियर को एक्सप्लेन करो। जब आप बिल्कुल, एक्सप्लेन करोगे तो आप ये सब चीज़ें बोलने की आदत डालोगे। सो टीचिंग बिल्कुल, ना, टीचिंग से अच्छी लर्निंग का कोई तरीका नहीं है। लोग सोचते हैं बिल्कुल, टीचिंग में तो वो सिर्फ बता रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो लर्न कर रहा है। जब आप किसी को बता रहे हो तो आप सबसे पहले उस चीज़ को सुन रहे हो। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल रोहित, सही बहुत बात। अच्छा आज का डिस्कशन रहा है और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आज की जर्नी हम यहीं पर बिल्कुल, स्टॉप करते हैं, और मैं कमेंट्स में बिल्कुल, जानना चाहता हूँ व्यूअर्स का रिएक्शन कि इस तरह का वीडियो उन्हें कैसा लगा। और क्योंकि ये इंटरव्यू से रिलेटेड है और काफ़ी सारे की पॉइंट्स आपको इसमें बताए गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइए कि आपने 4-5 चीज़ें जो सीखी हैं आज की वीडियो से, वो क्या है जो अब आप याद रखने वाले हो और अपने इंटरव्यू में उसका इस्तेमाल करने वाले हो। साथ ही इस चैनल को बिल्कुल, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार इस तरह के वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। रोहित से जुड़ने के लिए आप उन्हें लिंक्डइन पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे लिंक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें रोहित से भी आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जितना हम लोगों से बन रहा है, हम लोग आपके लिए कंटेंट लेकर आ ही रहे हैं। तो आज के लिए बिल्कुल। इतना ही। थैंक यू रोहित। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बाय बाय।